हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है इंटरनेशनल मार्केटिंग। इंटरनेशनल मार्केटिंग की ये हमारी जो वीडियो है, इस वीडियो में हम जानेंगे, इससे पहले हमने जाना था कि इंटरनेशनल मार्केटिंग होती क्या है, उसका क्या प्रयोग है, कैसे करते हैं, इंटरनेशनल मार्केटिंग का क्या है, कैसे है, क्या परिभाषा है। अगर मैं साधारण शब्दों में फिर से आपको एक रिवीजन के तौर पर बताऊँ तो देश की सीमाओं से बाहर किए जाने वाली मार्केटिंग जो होती है वो हमारी इंटरनेशनल मार्केटिंग होती है। यानी जो देश की सीमाओं से बाहर करी जाए, यानी हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदुस्तान में किसी चीज़ की मार्केटिंग ना करके, हिंदुस्तान में उसका विपणन ना करके हम बाहर के देशों में करें, अमेरिका में करें, अफ्रीका में करें, चाइना में करें, नेपाल में करें, तो इसको हम इंटरनेशनल मार्केटिंग में लाते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये विदेशी बाज़ार की पहचान और चयन। देखिए, एक चीज़ हमें मालूम है कि आज जैसे मान लीजिए मैं कोई सामान बना रहा हूँ, कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, सपोज़ करिए मैं ये मार्कर का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ अपने इंडिया में और मुझे इसे विदेश में बेचना है। तो विदेश में बेचने से पहले वहाँ के बाज़ारों के बारे में, वहाँ की सुविधाओं के बारे में, वहाँ के क्या क्या बाउंडेशंस हैं, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या बाधाएँ आएंगी, क्या क्या सहूलियतें हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पहले पता लगाना पड़ेगा। इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानना पड़ेगा। तो जब हमें किसी नई मार्केट में, किसी नए विदेश की किसी मार्केट में जाना होता है तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता लगाना पड़ता है। तो वही चीज़ है कि किस किस टॉपिक पर, किस किस बिंदुओं पर हमें सोचना पड़ेगा एक विदेश में अपनी प्रोडक्ट को उतारने से पहले, विदेश की मार्केट में, विदेश के बाज़ारों में अपने प्रोडक्ट को, अपने सामान को उतारने से पहले हमें भी किन किन बिंदुओं को देखना चाहिए, किन किन बिंदुओं पर रिसर्च करना चाहिए, वो हम यहाँ पर देखेंगे। मैंने ये पॉइंट लिखे, इन पॉइंटों को मैंने दो भागों में डिवाइड करा। पहला है सामान्य विश्लेषण, दूसरा है विशेष विश्लेषण। जनरल एनालिसिस एंड स्पेशल एनालिसिस, इन दोनों में क्या अंतर है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो जनरल एनालिसिस में हम इसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या होता है। तो जनरल एनालिसिस में पहला होता है भौगोलिक स्थिति। जिस देश में हम अपने प्रोडक्ट को उतार रहे हैं, जिस देश में हम अपने प्रोडक्ट को बेचना चाह रहे हैं, उस देश की भौगोलिक स्थिति कैसी है, उसकी भौगोलिक सिचुएशन कैसी है, क्या वो हमारे जो हमारा प्रोडक्ट है उसके अनुकूल है। अगर अनुकूल है तभी तो हम उतार सकते हैं, अगर नहीं है तो हम उसको वहाँ पर उतार ही नहीं पाएंगे। अगला है बंदरगाह और परिवहन सुविधा, यानी पोर्ट और ट्रांसपोर्टर फैसिलिटीज़ कैसी है। देखिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का बहुत महत्व होता है, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी किसी भी देश की अच्छी नहीं है तो जाहिर सी बात है कि हमारी जो कॉस्ट होगी प्रोडक्ट की वो बढ़ जाएगी। और अगर उसकी फैसिलिटी बहुत अच्छी होगी ट्रांसपोर्टेशन की तो हमारा क्या होगा, हमारी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो घट जाती है। तो हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा, बंदरगाह में कितना चार्ज पड़ रहा है। हम उसके बंदरगाह पर, उसके पोर्ट पर, जब अपना उस देश के पोर्ट पर, उसके बंदरगाह पर जब अपना माल उतारेंगे तो वहाँ पर हमें कितना चार्ज देना पड़ेगा, वहाँ से परिवहन की सुविधा कैसी है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानना पड़ेगा, इन सब चीज़ों के बारे में रिसर्च करना पड़ेगी। अगला है संचार सुविधाएं, वहाँ की संचार सुविधाएं, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ कैसी है। क्या हम अपने ग्राहकों से प्रत्यक्ष रूप में बात कर सकते हैं या अप्रत्यक्ष रूप में बात करेंगे, इनडायरेक्ट तौर पर हमें ग्राहक मिलेंगे या डायरेक्ट तौर पर वहाँ के ग्राहक मिलेंगे। वहाँ की संचार सुविधाएं कैसी हैं, कैसे लोगों से बातचीत करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे अपनी बढ़ाएंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हमें वहाँ करना पड़ेगा। अगला जनसंख्या और सांस्कृतिक, पॉपुलेशन और हमारी कल्चर, वहाँ का पॉपुलेशन और कल्चर एनवायरनमेंट कैसा है, इसके बारे में भी जानना पड़ेगा कि हमारा जो पॉपुलेशन है वहाँ की वो कितनी है और किस तरह का माल, किस तरह का प्रोडक्ट वो वहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं। क्योंकि अगर हम उस तरह का प्रोडक्ट वहाँ पर बेचेंगे जैसा वो एक्सपेक्ट करते हैं, जैसा वो चाहते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट और ज़्यादा बिकेगा। और अगर हम वैसा प्रोडक्ट बेचेंगे जैसा वो चाहते नहीं है, बिल्कुल प्रतिकूल बेचेंगे, तो वहाँ हमारे पास वहाँ नहीं बिकेगा। जनसंख्या का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि जनसंख्या कितनी है, इसका मतलब ये है वहाँ की जनसंख्या कैसी है। ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं, ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं, मिडिल क्लास लोग रहते हैं, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, उनकी सोच कैसी है, इन सब के बारे में जानना पड़ेगा। और सांस्कृतिक को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो उनके कल्चर से रिलेट करता भी है या नहीं, या जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो उनके कल्चर से रिलेट ही नहीं करता है, हम जो बना रहे हैं वो उनके कल्चर के विपरीत है। और जब हम किसी के कल्चर के विपरीत कोई प्रोडक्ट वहाँ बेचेंगे तो जाहिर सी बात है वो चीज़ नहीं बिकेगी। तो कल्चर के बारे में भी ध्यान में रखना पड़ेगा, पॉपुलेशन और कल्चर दोनों के एनवायरनमेंट को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला है हमारा शिक्षा और जीवन स्तर, वहाँ के लोगों की शिक्षा कैसी है, वहाँ के लोग किस तरह से कितना पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, मिडिल क्लास, मिडिल एजुकेशन, उनके किस तरह की एजुकेशन वहाँ के लोगों के पास है, उनका जीवन स्तर कैसा है। ज़्यादा गरीब तबके के लोग रहते हैं, गरीबी रेखा से ऊपर वाले लोग रहते हैं, गरीबी की रेखा के नीचे वाले लोग रहते हैं, अमीर लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, इन सब के बारे में भी जानना पड़ेगी। मतलब आपको एजुकेशन और स्टैंडर्ड लिविंग के बारे में भी वहाँ जानना पड़ेगा।
अगला है आय संरचना, उनकी इनकम स्टेटस कैसा है, उनका इनकम स्टेटस कैसा है कि वो इनकम उनकी किस प्रकार की है। ज़्यादा इनकम वाले लोग रहते हैं, कम इनकम वाले लोग रहते हैं। सोचो, अगर हम ये सोचें कि हम किसी देश में जा रहे हैं और हम उस देश का अगर एवरेज इनकम निकालें तो पता लगता है प्रति व्यक्ति की एवरेज इनकम 20,000 रुपये है, और हम अपना 50,000 रुपये का वहाँ पर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करें तो क्या वो हमारा प्रोडक्ट वहाँ बिकेगा? बिल्कुल नहीं बिकेगा, क्योंकि उनकी जो सालाना इनकम वही 20,000 रुपये, तो 50,000 तो वो हमारा कैसे ले लेगा? तो हमें ऐसा प्रोडक्ट वहाँ पर लॉन्च करना पड़ेगा जो उनकी आय संरचना के प्रतिकूल ना होकर उसके अनुकूल हो, उसके साथ मेल खाता हो। अगला है राजनीतिक स्थितियाँ, और राजनीतिक स्थितियाँ, पॉलिटिकल स्थितियाँ कैसी हैं? पॉलिटिकल स्थितियाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर पॉलिटिकल स्थितियाँ हमारी विपरीत हैं तो हम किसी भी देश में जाकर अपना माल नहीं बेच सकते, किसी भी देश के बाज़ार में जाकर अपना माल सही से नहीं बेच सकते। इसके लिए हमें अपनी पॉलिटिकल स्थितियों को भी ध्यान में देना पड़ेगा, वहाँ की पॉलिटिकल स्थितियाँ कैसी हैं, राजनीतिक दशाएँ कैसी हैं। अगला है व्यापारिक परंपराएं, वहाँ पर बिजनेस ट्रेडिशन कैसा है, बिजनेस किस प्रकार किया जाता है। फुटपाथ पर बिजनेस किया जाता है, किसी मॉल में ज़्यादातर वहाँ बिजनेस किया जाता है, मतलब बिजनेस में वहाँ पर जो माल बिकता है वो फुटपाथ पर ज़्यादा बिकता है, मॉल में ज़्यादा बिकता है, या साप्ताहिक बाजार लगाए जाते हैं वहाँ ज़्यादा बिकता है। इन सब के बारे में जानना पड़ेगा। विदेशी विनिमय कैसा है, फॉरेन एक्सचेंज की क्या दशाएँ हैं वहाँ की। अगला प्रतिस्पर्धा की स्थिति, आपकी कॉम्पिटिशन स्थिति कैसी है, कॉम्पिटिशन का सिचुएशन कैसा है, आपका कॉम्पिटिशन किन किन कंपनियों के साथ होगा। जब आप किसी विदेश के बाजार में माल बेचेंगे तो कौन कौन सी ऐसी कंपनियां जिसके साथ आपका कंपटीशन होगा, है ना। सपोज करो ये मैं वहाँ जाकर इस मार्कर को बेचना शुरू करूं और मैं इस मार्कर को वहाँ 10 रुपये में बेचूं, और कोई ऐसा व्यक्ति वहाँ पर है, कोई ऐसी कंपनी वहाँ पर है वो इसी मार्कर को 5 रुपये में बेच रही है, तो हमारा तो कंपटीशन लेवल गिर जाएगा ना, उसका ज़्यादा बिकेगा, मेरा कम बिकेगा। तो हमें क्या करना, कंपटीशन लेवल को भी समझना पड़ेगा कि हमारा कंपटीशन लेवल किस स्तर का है, कैसे हम उस कंपटीशन लेवल को फेस करेंगे। तो ये हमारी जर्नल विश्लेषण थे, मतलब जनरल एनालिसिस थी। अब आ गया विशेष एनालिसिस। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये एनालिसिस होते हैं, इन एनालिसिस पर ही किसी भी प्रोडक्ट्स की कॉस्ट को निर्भर करती है। अगर इन एनालिसिस को, इन विशेष विश्लेषण को अगर हमने ध्यान में नहीं रखा और इन पर रिसर्च नहीं करी तो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी और हमें सही से फ़ायदा भी नहीं होगा, लाभ भी नहीं मिलेगा, प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो प्रॉफिट लेने के लिए विशेष विश्लेषण को भी ध्यान में रखा जाता है, इन पर सर्वे करा जाता है। सबसे पहला उपभोक्ता सर्वर, कस्टमर पर सर्वे करा जाता है कि कस्टमर किस तरह के हैं, कस्टमर किस तरह का माल लेना पसंद करते हैं, किस तरह का प्रोडक्ट लेना पसंद करते हैं, किस तरह की उनको पैकिंग अच्छी लगती है, किस तरह से उनको वो प्रोडक्ट किस तरह से वो प्रोडक्ट खरीदते हैं, ऑनलाइन खरीदते हैं, ऑफलाइन खरीदते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा, उपभोक्ता के बारे में, कस्टमर के बारे में सर्वे करना पड़ेगा। कस्टमर कैसा है, कैसे करता है, क्या काम करता है, बिजनेसमैन है, मिडिल क्लास है, मजदूर है, इस सब के बारे में आपको जानना पड़ेगा। अगला है लागत विश्लेषण, कॉस्ट एनालिसिस। आपकी लागत क्या बैठेगी, अगर मैं यहाँ से अपना माल बनाकर अमेरिका में बेचूं तो सबसे पहले मुझे इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरी जो कॉस्ट है वो क्या बैठेगी। वहाँ पहुँचने के बाद बिकने के लिए जो माल हमारा तैयार होगा तो उस समय तक की हमारी कॉस्ट क्या आएगी, हमारी कॉस्ट क्या आएगी, हमारी लागत क्या आएगी, इसके बारे में जानना पड़ेगा। कौन कौन से टैक्स हमें देना पड़ेंगे, कौन कौन से ड्यूटीज़ हमें देना पड़ेंगी, कौन कौन से रेंट हमें देना पड़ेंगे, इन सब के बारे में जानना पड़ेगा, इन सब के बारे में देखना पड़ेगा। अगला मूल्य विश्लेषण, प्राइस एनालिसिस करना पड़ेगा। अब कॉस्ट एनालिसिस करने के बाद फिर हमें प्राइस का भी एनालाइज करना पड़ेगा। प्राइस एनालाइज का मतलब ये है कि जैसे अब मैं कोई मार्कर यहाँ 5 रुपये में बना रही हूँ और अमेरिका ले जाकर बेचूँ तो ये 10 रुपये का मुझे पड़ता है, तो जाहिर सी बात है मुझे वहाँ ले जाके इसे 15 रुपये में बेचना पड़ेगा। अब 15 रुपये में बेचने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा इन 15 रुपये में अगर मैं अपना मार्कर बेच रहा हूँ तो कोई ऐसी कंपनी तो नहीं है यही मार्कर वो वहाँ 10 रुपये में बेच रही है। तो हमें प्राइस एनालाइज करना पड़ेगा कि हमें कौन सा सूटेबल प्राइस रखें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक हमारे प्रोडक्ट को परचेस करें, हमारे प्रोडक्ट को खरीदें। तो अगला हमारा है संवर्धन लागत यानी प्रमोशन कॉस्ट। वहाँ की प्रमोशन कॉस्ट क्या आएगी, जब हम एडवर्टाइजमेंट कराएंगे तो एडवर्टाइजमेंट में कितना खर्चा आएगा, पंपलेट छपवाएंगे, बैनर छपवाएंगे, टीवी पर ऐड चलवाएंगे, मोबाइल पर ऐड चलवाएंगे, तो इन सब ऐड में कितना खर्चा आएगा, इस पर भी ध्यान देना पड़ता है। अगला आगे प्रतियोगिता, वहाँ पर हमारा कॉम्पिटिशन लेवल कितना बढ़ जाएगा, हम किन किन कंपनियों से हमारा कॉम्पिटिशन होगा, जिस जिन कंपनियों से हमारा कंपटीशन होगा उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, उनका प्रॉफिट एवरेज क्या है, उनकी एवरेज प्रॉफिट कैसा आता है, लोग उनसे किस प्रकार जुड़े हुए हैं, किस किस तरह की क्वालिटी का वो माल बेचते हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर उन क्वालिटियों को अपने प्रोडक्ट के अंदर डालना पड़ेगा, तब हमारा माल वहाँ बिकेगा। अगला आगे परीक्षण विपणन, टेस्ट मार्केटिंग, और सबसे मेन जरूरी है टेस्ट मार्केटिंग। टेस्ट मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मुझे कोई माल अमेरिका बेचना है तो मुझे ज़्यादा माल ना बेच करके थोड़ा सा माल वहाँ बेच करके
करके वहाँ की मार्केट को टेस्ट करना चाहिए कि क्या मेरा जो ये माल है, मेरा ये जो प्रोडक्ट है वो उस देश में बिक पाएगा या नहीं बिक पाएगा। तो अगला होता है टेस्ट मार्केटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इस पर जो है ना इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी आ जाता है कि टेस्ट मार्केटिंग से आप क्या समझते हैं, परीक्षण विपणन से आप क्या समझते हैं। इस पर कई बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इस नज़रिए से आपको टेस्ट मार्केटिंग को देखना। टेस्ट मार्केटिंग का मतलब मैंने आपको बताया कि टेस्ट मार्केटिंग का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कोई आपने देखा होगा कि घर में जब खाना पकता है तो खाने को पहले जो हमारी माँ, हमारी अम्मी या हमारी माता जी, हमारे कोई भी घर में जो खाना बनाता है तो वो उस खाने को पहले टेस्ट करके देखता है कि उसका स्वाद कैसा है। इसी तरह से टेस्ट मार्केटिंग का मतलब ये है कि जब हम कोई माल किसी विदेश में बेचना चाहते हैं तो पहले थोड़ा माल वहाँ बेचते हैं और टेस्ट करवाते हैं, वहाँ पर रिसर्च करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट वहाँ पर चल जाएगा या नहीं चलेगा। तो यही टेस्ट मार्केटिंग होती है। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। इस चैप्टर में बस यही 2 विश्लेषण दिए हुए हैं, सामान्य विश्लेषण, मतलब विदेश में जाकर, विदेशी बाजार में जाकर हमारा क्या क्या कॉस्ट आएगी इसके बारे में जानना, विदेशी विश्लेषण के सामान्य विश्लेषण और विशेष विश्लेषण करना। मतलब जब हम अपना माल विदेशी बाजार में लेकर जाएंगे तो हमें कौन कौन से बिंदुओं को ध्यान में रखना पड़ेगा, वो सारे बिंदु ये हैं। आप इन सब बिंदुओं को उतार सकते हैं। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो स्क्रीन पर दिखे हुए नंबरों पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ ब्रूम।